हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 10th क्लास वालों को मैथ्स की एक सीरीज दी जा रही है जिसमें आपके आईएमपी क्वेश्चन है सारे, ये आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम क्वेश्चन करूं और वो सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके आईएमपी हैं वो मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में सारे। वैसे तो मैं इसको मतलब वेबसाइट के ऊपर भी डाल देता, वेबसाइट के ऊपर आपके सारे सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पर मैथ्स में ज्यादातर दिक्कत ये आती है कि उसमें हल्का सा डिजिट बदल जाता है तो पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, तो आपको वो आईएमपी उतने सटीक नहीं मिल पाएंगे। अभी मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको 1 मार्क्स के छोड़ करके बाकी के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, पर जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनके लिए सारी चीजें बताते जाऊंगा कि यहाँ से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है इस टाइप का, ताकि आपकी और भी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती रहे। और इस वीडियो पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलेक्ट करना है ताकि आपको और भी ऐसी सारी चीजें मिलती रहें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर करना है। तो चलते हैं, हम लोग देख रहे हैं एमपी बोर्ड 2023 का जो मेन एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए जो आईएमपी क्वेश्चन है वो। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले चैप्टर से, और फर्स्ट चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। जो 10th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, ये टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाएगा आपको? 6 मार्क्स का, जिनमें से 1 मार्क्स के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। ठीक है, तो अभी ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूं मैं, पर आपको ध्यान रखना है ये जो 2 क्वेश्चन होंगे आपके 1-1 मार्क्स के, ये आपको परीक्षा बोर्ड पूरी तैयार कर लेनी और क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेनी। अगर आप परीक्षा दिन से भी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, आप इसमें से भी पढ़ो, आपका हो जाएगा। और फिर 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 2। तो ये जो 2-2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके आईएमपी क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है और एग्जाम में बहुत बार आया भी है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन है आपका, संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 135 एंड 225। तो 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाला जाता है और डायरेक्ट भी निकाला जाता है। तो अभी मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताता हूं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना होता है, इसको क्या करना है, जो आपकी छोटी संख्या है जैसे 135, इसका बड़ी में भाग दे दो जो कितनी है? 225। ठीक है, तो छोटी संख्या का आप क्या करोगे? बड़ी में भाग, ये एक बार जाएगा तो 135, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 2 का 12, 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 90। इधर से कैरी दी थी, 1 में से बन गया 0, फिर 90 का भाग देना है 135 में। जैसे ही आप दोगे तो ये एक बार जाएगा तो 90 बन जाए 90, इधर 5 बचा रहा, 13 में से 9 गया तो 4, फिर 45 का भाग आपको देना है 90 में। तो जैसे ही हम 45 का भाग 90 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 42 जा 90, 45 2 जा 90 हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, जो छोटी संख्या होती है उसका बड़ी संख्या में भाग देना है और जब तक देते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए? 0। जैसे इसका भाग इसमें दिया है, शेषफल ये है, इसका इसमें देंगे तो शेषफल 45 यानी रिमाइंडर 45, और 45 का हमने 90 में दिया तो क्या आया? 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट टाइम आपने भाग दिया था यही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, पर बोर्ड एग्जाम में आप ये वाला कंटेंट लिख नहीं सकते हो, तो इसको आप क्या कर सकते हो? रफ कर सकते हो। ठीक, और बाकी का आप लिखोगे कैसे? तो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो आप लिख सकते हो। तो वो क्या होता है? भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये होता है आपका। जब भी आप कोई सा ऐसा लिखो जिसमें मतलब आपको मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं या फॉर्मूला है, तो उसको आप ऐसा ब्रैकेट में बंद कर दिया करो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मान लो ये क्वेश्चन आपका आगे का गलत हो गया तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस स्टेप मार्किंग में जब आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं तो आप क्या करोगे? ये ऐसी चीज जरूर लिखोगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मेरे को इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है तो मैंने कितने भाग दिए? 1, 2 और 3, मतलब ये कितना स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 में। तो इसमें होता क्या है, देखो इन तीनों स्टेपों में जो मिडिल वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। और जो ये हमारा इधर आता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो नीचे वाला हमारा बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, ये इंग्लिश में हमारे इसको रिमाइंडर बोलते हैं, डिवाइड, डिविडेंड, डिवाइजर। ठीक है, ये और ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके हिसाब से हम ये सारी चीजें यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो कितनी बार भाग दिया है? 3 बार। तो ये 3 स्टेप में लिखेंगे। तो पहले भाज्य लिखा हुआ है इसमें, तो पहली स्टेप का हम एरो लगाते और इसको लिखते हैं 225 इक्वल टू भाजक, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं तो 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 90। सेकंड स्टेप के लिए हम सेकंड हेड एरो लगाएंगे और इसको दूसरे वाले पे आ जाएंगे तो हमने किस में भाग दिया? 135। तो 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1
प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 45। और तीसरी स्टेप में आप क्या करोगे ये वाला, तो थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 0। जैसे ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ये वाला स्टेप हम लिखते हैं तो लास्ट टाइम जो हमारा 0 आता है उसके जस्ट ऊपर का हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इसमें एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 45। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ, या ऐसा हिंदी में लिख देते हैं अभी, फिर इंग्लिश में भी आप देख लेना। तो 135 और 225 का एचसीएफ, 135 और 225 का एचसीएफ बराबर जो लास्ट जैसे रिमाइंडर 0 आया तो इसके जस्ट ऊपर का रिमाइंडर यानी 45। और यही आपका क्या हो गया आंसर। इंग्लिश में आप ऐसा लिखोगे द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये जो आपका कंटेंट है ये रफ वर्क है, तो इसको आपको बोर्ड की जो फ्रंट पेज होगा या जहां पे ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, उस जगह पे आपको ये नहीं करना है, ये करना है इतना कंटेंट। तो ये आपका कौन सा था पहला क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आए समझ में तो आप वीडियो को वापस से देख लेना, पर इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना। और ऐसे क्वेश्चन आपको और भी आएंगे, पर इस क्वेश्चन को आपको ऐसे देखना है जो छोटी संख्या होती है उसकी बड़े में भाग देना और जब तक देते जाना जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। चलते हैं अगले स्टेप पे। तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखो ज्यादातर जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो 140 पूछा जाता है, पर आप और भी कोई से जो नंबर है वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। है कि आपके 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं 4, क्योंकि एमपी बोर्ड में सारे क्वेश्चन कैसे आने और में आने। तो जैसे मान लो आपका क्वेश्चन 1 रहा ये, फिर इसके और में यहाँ पे लिखा रहेगा, एक और क्वेश्चन ये इसके और में लिखा रहेगा। तो इन दोनों में से कोई एक आपको बन जाए और इन दोनों में से कोई एक आपको बन जाए तो आपका काम हो गया। टोटल 2 क्वेश्चन आने, तो इसमें से एक बनना चाहिए, एक इसमें से। तो जैसे ही आपका 101 तो मैंने आपको बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन 140 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो इसके भी 140 का नहीं आएगा तो कोई दूसरा आएगा, पर आपको अभाज्य गुणनखंड जरूर पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो लिखा भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है। 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए या एक्सप्रेस द नंबर 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो आप क्या करोगे, ये इसमें रफ वर्क कुछ नहीं है, जो कुछ है सारा फेयर है। तो आपने लिखना है सबसे पहले 140 और 140 को डिवाइड करना है उस नंबर से जिससे ये कट जाए। देखो है क्या आपका प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर मतलब ऐसी जो हमारे किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कटती है संख्या, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो किसी और टेबल से नहीं करता। तो आप यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 4 से डिवाइड कर दें 6 से, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 से कट जाता, 5 हो गया, 6 नहीं है क्योंकि ये 2 और 3 से कट जाता, 7 हो गया, 8 नहीं है, फिर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 नहीं है। तो ऐसा करके ये आपका चलते जाएगा। तो आपको हमेशा ये नंबर से डिवाइड करना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से ये चला जाएगा तो 270 जा कितना होता है 140। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सॉल्व करते ही नहीं आता, तो आपको क्या करना है 2 का भाग देना है सिंपली 140 में। तो ये कितनी बार जाएगा 2 7 जा 40, और ऊपर से हमने 0 लिया, ये नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा, जैसे ही नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये कितना आ गया 70। नेक्स्ट 2 से हमने फिर डिवाइड किया तो 35, फिर हमने इसको डिवाइड किया 5 से, क्योंकि अब पीछे 5 आ रहा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा तो कितने से हो जाएगा 5 से। तो 5 7 जा 35 और 7 से करेंगे तो 7 बन जा 7। तो ये आपका इस तरह से आ गया। पर क्वेश्चन क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मतलब ऐसा लिख सकते हो गुणनखंड, या फिर जैसे एक्सप्रेस द नंबर 140 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, और जैसे ही आप प्राइम फैक्टर लिखोगे तो प्राइम फैक्टर और ऐसा हेड एरो लगा करके 140 इक्वल टू कितना लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो आपको बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर में से मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो 2-2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो एक हमारा 140 के अभाज्य गुणनखंड, वो आपको किस तरह से करना है इतने, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पे। तो इसके बाद में तीसरा है हमारा, सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ता है, और ये वैसे तो 4 मार्क्स में पूछा जाता रहा है पहले तक, पर अभी हाफ ईयरली के पेपर में कई बार ये 2-2 मार्क्स में भी आया है। तो आपको इसको देख लेना है। अगर कभी आपका √3 ना करके √2 आया, √5 आया या √7 आया, तो आपको सेम करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है, यानी आपका क्या है रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। ये मिसप्रिंट हो गया, उसमें लिखा है प्रूव दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। ठीक है,
तो ये परिमेय नहीं है, ये कैसी हमारी इरेशनल है, अपरिमेय है, ये गलत लिखा हुआ है कि ये परिमेय संख्या है, ये हमारी कैसी है, इरेशनल नंबर है। इसको करेक्ट कर लेना, वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे और पहली ही लाइन हमें प्रूफ क्या करना है, ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, पर हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। तो हम लिखेंगे लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको यही लिखना है। क्या लिखना है, √3 एक परिमेय संख्या है, और जैसे ही ये रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में, जहां पे P और Q इंटीजर होता है पर Q इक्वल टू 0 नहीं होता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सो √3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, A/B। ठीक है, जहां पे क्या होगा, वेयर, तो जहां A एंड B आर को प्राइम, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर, ये कैसे इंटीजर भी है और साथ में क्या है, को प्राइम नंबर भी है। तो ये हिंदी में आप ऐसा लिखोगे, जहां A B सह अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि ये दोनों किसी भी एक पहाड़े से नहीं कटेंगे, अलग अलग से डिवाइड होंगे। तो वेयर A एंड B आर को प्राइम, जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो ये B इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा √3B। इसी को मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले वाले समीकरण का आपको क्या करना है, वर्ग करना है, यानी स्क्वायरिंग करना है। तो जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर किया तो 3 और B का स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, और ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखो पहले आपने क्या करना है, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। जब रेशनल है तो √3 बराबर A/B, जहां पे A और B क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर, को प्राइम भी है और साथ में क्या है, इंटीजर है। अब हमने A इक्वल टू B को इधर लेकर के गए तो √3B, इसका स्क्वायर कर दिया तो A स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर। अभी जब हमने 140 के फैक्टर लिखे थे तो 140 बराबर हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो जो ये लिखे जाते हैं ये सारे 140 के फैक्टर हैं, चाहे 2 मान लो, चाहिए 2, चाहिए 3, ये 5, ऐसे ही क्या होगा, A स्क्वायर का 3 भी आपका फैक्टर है और B स्क्वायर भी। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड A स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ, किससे, ये 3 से कट रहा है, 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इस तरह से हो जाएगा कि समीकरण 2 में, या समीकरण 2 से A स्क्वायर का 3 क्या है, गुणनखंड है। जैसे ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 3, वो A। ठीक है, A स्क्वायर का फैक्टर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड A स्क्वायर इज अ फैक्टर, नहीं ये उल्टा लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। 3 क्या है हमारा, A स्क्वायर का फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ A। तो 3 से हमारा क्या होगा, A भी कट जाएगा। जैसे ही A हमारा 3 का फैक्टर, A का फैक्टर हमारा 3 हो गया, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3C, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करा देंगे, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड, स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड। जैसे ही आप इसका स्क्वायर कराओगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9C स्क्वायर, और ये होगी आपकी इक्वेशन 4। ठीक है, जैसे ये A स्क्वायर इक्वल टू 9C स्क्वायर होगी, तो एक A स्क्वायर की इक्वेशन ये है और एक ये है, इन दोनों को आपको कनेक्ट कर देना है। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। तो दूसरे और चौथे समीकरण से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये A स्क्वायर की वैल्यू 3B स्क्वायर उठा करके यहां रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3B स्क्वायर इक्वल टू 9C स्क्वायर। 3 से ये हमारा कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी B स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3C स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वेशन होगी हमारी 5 में। तो जैसा हमने यहां पे किया था कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, वैसे यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ 3 इज अ फैक्टर ऑफ B स्क्वायर। तो ये किसका फैक्टर है, B स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो 3 ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ B, तो ये किसका गुणनखंड हो जाएगा, B का हो जाएगा। अब देखो यहां पे एक बात देखने वाली है कि 3 किसका है, B का भी फैक्टर है, और 3 किसका है, A का भी फैक्टर है। और हमने क्या माना था कि A और B क्या है, को प्राइम। तो ये हमारा जो भी हमने अजम्पशन किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस हिसाब से हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ A एंड B, सो √3 इज नॉट अ
या n इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो हमने माना था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लो, तो ये किस तरह से आएगा। √3 हमारा क्या है, एक रेशनल परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। और जैसे ही हमने ये मान लिया तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन में b। तो a और b हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या है या सहभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे a बराबर आ गया √3b, क्योंकि ये b इधर जाएगा। फिर हमने इसका स्क्वायर किया, तो जैसे ही स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर b²। अब हमने ऐसा माना इस समीकरण से कि जो हमारा a स्क्वायर है उसका गुणनखंड क्या है, 3। तो जैसे a स्क्वायर का गुणनखंड 3 हो जाता है तो a का भी गुणनखंड 3 ही होता है। ये एक थ्योरम। ठीक है, आपको बस यूज करना है, कैसे है वो आपको बाद में, बस आपको अभी इतना ही यूज करना है कि अगर a स्क्वायर का 3 गुणनखंड होता है तो a का भी 3 होगा। फिर उसके बाद में जैसे a का 3 गुणनखंड होगा तो a में 3 का भाग देंगे तो भागफल कुछ तो आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3c। जैसे ही 3c हुआ तो फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9c²। a स्क्वायर की हमारी 2 समीकरण बन गए। जैसे ही हमारे 2 बन गए, इन दोनों को हमने इक्वेट कराया तो 3b² बराबर क्या आ गया, 9c²। 3 से ये 9 हमारा कटेगा 3 बार, तो b² बराबर आ गया 3c²। तो यहां से 3 का b² का हमारा क्या है, 3 गुणनखंड है, तो फिर b का भी 3 क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो 3 हमारा b का भी गुणनखंड हो गया और इधर a का भी गुणनखंड हो गया। और हमने कैसा माना था, सहभाज्य संख्या, मतलब दोनों का कोई भी एक कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। तो जो ये अजम्पशन है रेशनल नंबर के हिसाब से वो क्या हो गई, गलत। इसलिए कैसा है हमारा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका कम ही पूछा जाएगा, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कर लेना है, पर ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जैसे 4-5 क्वेश्चन आपको बताने थे, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको 2 बता दिए। अब चलते हैं तीसरे के बाद में चौथा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम रट लेना है, क्योंकि ये आपको बहुत पूछा जाएगा। जो चौथा क्वेश्चन है ये तो मतलब ऐसा मान करके चलो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको तो आना ही आना चाहिए बिल्कुल जरूर। जब भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले चैप्टर में से बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझो। HCF 306,657 = 9। मतलब इसका मतलब ये है 306 और 657 का HCF कितना है आपका, 9 है। तो आपको क्या करना है, LCM इसका ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दे करके क्या रखा है कि HCF आपको दिया हुआ है इसका 9 और फाइंड द LCM। जब भी कोई सी आपकी 2 संख्या होंगी और दोनों संख्या आपको दे करके रखी है, दोनों में से एक का HCF दे करके रखा है, LCM निकालना है, या LCM दे करके रखा है, HCF निकालना है, तो आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम आपको रट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होगा, LCM मल्टीप्लाई HCF। या फिर इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो ये हमारा है। जैसे ये है तो यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों संख्या लिख देंगे। और दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी है, एक है 306 और दूसरी हमारी 657 बराबर LCM तो हमें निकालना है, और HCF हमारा कितना है, 9। ठीक, तो जैसे ये HCF 9 है, 9 को इधर ले आओ, तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 306 बटे में 657 बटे में 9 बराबर क्या आ जाएगा आपका LCM। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और जैसे ही आपका ये इतना आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 9 से इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही 9 से हम 306 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो आ जाएगा। और पहले तो 3 से ही कर लो, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर 3 और बचा रहा तो 3 से और कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27 बचा रहा 3 36 और 9 4 जा 36। तो ये कितना आ गया, 34 मल्टीप्लाई 665। ठीक है, 657 सॉरी। तो जैसे इसको हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 34 और मल्टीप्लाई 657। तो ये बराबर किसके आएगा, इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22,338। ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। ठीक है, तो आपको कराना कैसे है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF, या फिर जैसी 2 संख्याएं हैं हमें दे करके रखी है, कौन कौन सी है, 306 और 657। तो इन दोनों का गुणा कराया बराबर LCM गुणा 9 को इधर लेकर के आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 9 से 306 कट जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 9 से 306 को काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसान पड़ जाएगा। 34 का गुणा हमें 657 में कराना पड़ेगा। अगर पहले आप गुणा करा लेते हो फिर 9 से भाग दोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए पहले मैंने काट दिया फिर ऐसा किया। जैसे ही 657 का गुणा 34 में करा तो ये हमारा ऐसा आ गया।
तो ये हमारा क्या है एलसीएम। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि एलसीएम और ब्रैकेट में जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 306,657 इक्वल टू कितना है 2238 और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए समझ में, आप एक बार इसको वापस से देख लेना, और अगर फिर भी नहीं आता है समझ में तो जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे हम लोग लाइव क्लास लेंगे, तो तब आपको बता देंगे, आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तब हम आपको क्लियर करवा देंगे। अगला है हमारा पांचवा इसका आईएमपी। इसमें से 4 क्वेश्चन आने हैं, तो कम से कम 4 से ज्यादा तो हम लोगों को आईएमपी करने ही पड़ेंगे। तो अगला है हमारा पांचवा। तो पांचवा जो हमारा आईएमपी क्वेश्चन है, देखो वो क्या है, संख्याएं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर 6, 72 एंड 120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जो जो आपके नंबर हैं, जैसे कौन कौन सा है, तो एक 6 है, एक 72 है और एक आपका 120 है। इन तीनों को ले लो और इनके निकाल दो प्राइम फैक्टर। तो 6 का क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया 1, यानी 6 का प्राइम फैक्टर 2 × 3। इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 2 जा 72, 2 से डिवाइड किया तो 18 2 जा 36, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 2 जा 18, फिर 3 से किया तो 3 3 जा 9, फिर 3 से किया तो 3 1 जा 3। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 120 के करेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो 60, फिर उसके बाद में ऐसा नहीं कि आप 10 से कर दो, जैसे ही अगर आप 10 से करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन सी संख्या लेनी है, प्राइम। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30, फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा हमारा 15, फिर 3 से किया तो ये आ जाएगा हमारा 5, फिर 5 से किया तो 5 बन जा 5। ठीक है, जैसे ये तीनों के आपने ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल लिए, और ये रफ कॉपी में नहीं करना है, फेयर में ही करना है। फिर उसके बाद में आप ऐसे लिखोगे 6 = 2 × 3। ठीक है, और उसी के नीचे लिख दोगे आप 72। तो 72 इक्वल टू क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये कहां से आपको ये वाला उतारना। फिर उसके बाद में 120, तो 120 का क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये आपके कौन से नंबर है, जो ये वाले। ठीक है, अब इसके नीचे आपको लिखना है एचसीएफ और एलसीएम, पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो एक है एचसीएफ और एक आएगा आपका एलसीएम। अब एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है वो और समझ लो। इन प्राइम फैक्टर से पता करना है हमें। एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें जो मासापा में सबसे ज्यादा कॉमन होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, मतलब जो जो कॉमन होगा, सबसे ज्यादा नहीं, जो जो कॉमन होगा। और कॉमन का मतलब ऐसा नहीं कि ये 3 हमारा मतलब 2 इनमें है, ऐसे में नहीं, ऐसे में आपको कॉमन देखना है। तो जैसे क्या 1 2 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो तीनों में 1 2 तो मिल गया। तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 2 × फिर उसके बाद में हम अगला देखेंगे। तो इसमें 1 3 ये है, 1 3, फिर इसका भी 1 3, 1 3 इसका, तो दोनों में क्या है, 1 3 भी कॉमन है। और तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों का नहीं, अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 1 2 भी तीनों में कॉमन आया, 1 3 भी आया, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। मतलब एचसीएफ हमारा कितना है, 6। अब एलसीएम की बात करते, तो एलसीएम में क्या होगा, पहले जो तीनों में कॉमन है वो लिखना है। तो तीनों में एक तो 2 था और एक 3 था। अब इन दोनों में जो जो कॉमन है, तो इसमें क्या है 2, तो फिर हमने एक और 2 लिखा, ये 2 भी हो गया। फिर उसके बाद में एक और 2 है, तो फिर एक और 2 लिखा। जैसे ही आपके ये कॉमन कॉमन वाले खत्म हो जाए, तो जो बाकी के अलग अलग बच रहा है वो भी लिख दो। तो क्या बच रहा है, 3 और 5। तो इसके बाद में हमने एक 3 लिख दिया और एक 5 लिख दिया। अब इसका गुणा कराएंगे हम, तो गुणा कराएंगे तो 5 का 3 में गुणा कराया तो 15, 15 15 का 2 में कराया तो 30, 30 का 2 में कराया तो 60, और 60 का 3 में कराएंगे तो 180, और 180 का हम 2 में कराएंगे तो 36, 360 आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 360। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, अगर एरर होगी तो आप आपके हिसाब से करेक्ट कर लेना। ठीक है, एक बार और करा करके देख लेते। 2 ये कॉमन आ रहा, फिर ये 3 ये भी कॉमन आया, फिर ये 2, फिर उसके बाद में इन दोनों का 2, फिर उसके बाद में ये 3 तो हम पहले ही ले चुके, ये वाला 3 और ये 5। 5 का 3 में गुणा कराया 15, 15 का 2 में कराया तो 30, 30 का 2 में तो 60, 60 का 6 का 3 में कराया तो 18, 18 का 2 में 36, 360 बिल्कुल। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 6, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। तो ये होती है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको बार बार सॉल्व करना। और आपका अगर ये आईएमपी क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं तो आपको कहाँ जाना है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे क्वेश्चन करना। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में अगला, तो अगला है हमारा 6वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बस इसके बाद में, साथ ही इसके आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको निकाले हुए हैं ताकि आप बस इतना ही करो। ठीक है, तो जो 6वां क्वेश्चन है उसको और देख लेते।
इसमें पूछा गया है व्याख्या कीजिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी कंपोजिट नंबर है। तो ये एक नहीं दो क्वेश्चन है, ये वाला नंबर अलग है और ये वाला अलग है। आपको ऐसा प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी भी पहाड़े से कट जाए। तो अगर पहले आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको जोड़ोगे, फिर आप निकालोगे तो लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका पहला नंबर है वो लिख लेना। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये आपका पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 5 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है। तो आपने दोनों क्वेश्चन उतार लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, फिर प्लस लगा रहा हूँ, फिर दूसरा नंबर लिख रहा हूँ, तो ये नंबर अलग है, ये अलग है। तो इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं लगेगा तब तक आप कॉमन नहीं ले सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में से कुछ कॉमन नहीं आता। तो अगर ऊपर वाले में हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, एक टर्म, और ये हो गया दूसरा। वैसे ही इसका हम देखेंगे तो ये एक टर्म यानी एक पद हो जाएगा, और ये क्या होगा, दूसरा। ठीक, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 13 कॉमन ले रहे हैं। जैसे हम 13 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचा रहेगा, 7 और 11। ये तो एक ही टर्म है, तो इसमें से 13 तो आपका बाहर आ गया, तो क्या बच गया, 7 और 11 प्लस। फिर उसके बाद में यहां से जब आपने 13 कॉमन लिया तो 13 का भाग 13 में देंगे तो क्या बचा रहेगा, 1। वैसे ही आप यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 5 कॉमन आया तो क्या बचा रहा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस 5 इधर से आ गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक, इतना करने के बाद आप इसको देखो, ये जो संख्या थी आपकी, एक तो 13 से भी कट रही है, एक इस संख्या से भी कट रही, और जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो क्या, 1 और खुद के अलावा अगर किसी और भी पहाड़े से कट जा रहे हैं तो वो आपकी कौन सी है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये पूरा 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 5 से भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते 13 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, सो 8 इज अ कौन सी संख्या होगी ये हमारी, तो ये होगी हमारी कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट संख्या। ठीक है, आया समझ में। जैसे 13 इसका क्या है, हम ऐसा लिखेंगे, 13 संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 का क्या है, गुणनखंड है। तो ये हमारा क्या हो गया, अतः ये हमारी कैसी संख्या होगी, भाज्य। सेम लाइन हम यहां पे लिखेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। तो इसका हमारा 5 क्या फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगी, सो इट इज अ कौन सा नंबर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे पहले चैप्टर में से। बोर्ड एग्जाम में कितने आने हैं, 4 में से अगर आपको पहले वाले 2 में से कोई एक बन जाता है, नीचे वाले 2 में से कोई एक बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा पहले चैप्टर का। तो ये क्या है, संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई भी मान रखने पर 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब ये आपको ऐसा बताना है कि अगर मैं 4 की वैल्यू रखूंगा, 4 की पावर जो n है, n की वैल्यू जैसे ही मैं रखूंगा तो ये क्या होगा, इसका वंस प्लेस कभी 0 आ सकता है क्या। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर हम सॉल्व करना देखेंगे। तो क्या होगा, 4 की पावर n है, तो अगर मैं 4 की पावर 1 लिखूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4, यानी इसका यूनिट प्लेस कितना है, 4। 4 की पावर 2 रखूंगा तो ये कितना आएगा, 16, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 6। 4 की पावर 3 रखूंगा तो क्या आएगा, 16 का 4 में फिर गुणा होगा तो 64, यानी इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 4। ऐसे ही आप 4 की वैल्यू पावर कुछ भी रखते जाओगे तो क्या कोई सा ऐसा नंबर आएगा कि n की वैल्यू आपने रखी और इसका यूनिट प्लेस 0 आ जाए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, संख्या 4 की पावर n पर कोई सा भी ऐसा रखते जाएंगे तो क्या कभी ऐसा हो सकता है यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे या हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये समझ लो 0 किसके यूनिट प्लेस पे आता है। मतलब जिसके भी इकाई के अंक पे 0 आ जाएगा तो सिंपल सी बात है वो हमारा कैसा होगा, 10 से डिविजिबल होगा। मतलब जैसे ही हम 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। और 10 से भाग किस किस में चले जाता है, तो जिसमें कम से कम 1 2 और 1 5 होगा संख्या में, वो हमारा क्या होगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चेक करते हैं 4 की पावर n 2 और 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम ऐसा लिखेंगे 4 की पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, क्योंकि 4 हमारा क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो 4 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। इसको और ज्यादा सही से लिखो तो 4 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2 में अगर हम करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 और होल पावर में n।
जब भी ये होल पावर में n होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 की पावर आ जाएगा 2n। मतलब 4 की पावर n में 2 तो जितने हमको चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन 5 और चाहिए था, तो 5 इसमें क्या है, एक भी नहीं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि 4 की पावर n इज या डज नॉट हैव, 4 की पावर n डज नॉट हैव फैक्टर 5। इसका एक और फैक्टर क्या होना चाहिए था, 5 और होना चाहिए था। 2 तो है पर 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सो ये हमारा क्या होगा, कभी भी 0 पे फिनिश नहीं होगा। सो इट्स यूनिट प्लेस नेवर बिकम 0, यानी इसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, कभी भी हमारी 0 नहीं हो सकती। यही हम बस, ये तो हमारा ये रफ वर्क है, आपको ये कुछ नहीं करना, बस इतना। 4 इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर 2n हो जाएगा, ये इसी के बराबर होगा। तो 4 की पावर n हमारा क्या है, इसका गुणनखंड कभी भी 5 नहीं होगा, अतः ये हमारी क्या होगी, कभी भी 0 के ऊपर समाप्त नहीं हो सकती, या कभी भी इसका इकाई-अंक 0 के ऊपर समाप्त नहीं हो सकता। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसके मैंने 7 आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दिए हैं। इन 7 में से अगर जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन होगा तो इन दोनों में से कोई सा भी एक आ जाए और दूसरे वाले इन दो में से कोई सा एक आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। और ये बहुत ज्यादा आईएमपी हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और अगर इसमें से नहीं बनेगा तो इसी टाइप का बनेगा, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आ जाए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। मिलते हैं हम हमारे अगले चैप्टर के साथ, और अगला चैप्टर होगा हमारा सेकंड। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलेक्ट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करो, जिससे कि क्या होगा कि ये वीडियो हमारी और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि जैसे आप टॉपर कर जाओगे तो दूसरे को मतलब कुछ दिक्कत होगी। आपको तो सबको पास होना है, तो पासिंग मार्क्स सबके आने दो, इसीलिए सबको शेयर करो ये वीडियो।